हेलो 12th क्लास। आज हम पढ़ेंगे समन्वय का महत्व। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था, समन्वय की विशेषताएं। तो समन्वय की विशेषताएं में कुंटज और डोले ने क्या कहा था कि समन्वय कोई अलग से कार्य नहीं है, प्रबंध का अलग से ये कोई कार्य नहीं होता है, बल्कि ये प्रबंध का एक सार होता है। और बेंच ने क्या कहा था कि एक निश्चित समय अवधि में निश्चित व्यक्तियों को एक निश्चित जो कार्य दिया जाता है उसमें उनमें आपस में समन्वय होता है। तो ये लोग के अपने अपने वैज्ञानिकों की अपने अपने विचार होते हैं कि कैसे लोग किस चीज़ को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब उसमें हमने जो पूरी विशेषताएं पढ़ ली, क्योंकि हमेशा ही लागू होता है, तो ये सतत प्रक्रिया होती है, स्वतंत्र है, व्यक्ति अपने नेचर के हिसाब से स्वतंत्र है कि वो कैसा बर्ताव करना चाहता है किसी के साथ, है ना। तो स्वतंत्रता भी होती है ना। प्रबंधकी का प्रबंध को जो प्रबंधक होते हैं उनको देखना भी पड़ता है कि वो कैसा समन्वय, आपस में उन लोगों में समन्वय है कि नहीं। वो कभी कभी उन लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं, कार्य जिनका अच्छा होता है, ताकि उनमें प्रोत्साहन बढ़े और वो काम को अच्छे तरीके से कर सकें। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि समन्वय का महत्व क्यों है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनेकता में एकता। मतलब अनेकता, भारत में विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग निवास करते हैं। तो कई जाति के जब लोग एक जगह हम काम करते हैं तो उनमें आपस में क्या वो अपनी जाति और धर्म को क्या भूल जाते हैं, अपनी जाति और धर्म को भूल कर वहाँ पे कार्य करते हैं। तो इसको कहते हैं अनेकता में एकता। ठीक है, तो ये किसके लिए आवश्यक है, समन्वय में इसका विशेष महत्व है। ठीक है, अब दूसरा है विरोधाभासी लक्ष्य। अब यदि हम अपने मन में किसी भी बात के प्रति किसी भी चीज़ के लिए विरोध रखेंगे तो हम कार्य को सुचारू ढंग से चला नहीं सकते। विरोधाभासी लक्ष्य यदि रहेगा हमारा तो हम उस काम को ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए इसका प्रबंध के लिए इसका विशेष महत्व है। हमारा लक्ष्य एक सा होता है, जैसे कि किसी भी उद्योग का लक्ष्य होता है कि अधिकतम उत्पादन हो, लेकिन कोई व्यक्ति का नेचर तो अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति ऐसा होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो जब उनका जो लक्ष्य जो होगा यदि एक नहीं होगा तो काम अच्छे से संपन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे समन्वय का विशेष महत्व रहता है। अब तालमेल, हम जब कहीं किसी भी संस्था में यदि हम काम करने जाएंगे तो हमको आपस में लोगों के बीच तालमेल स्थापित करके ही कार्य करना होगा। यदि हम लोगों के बीच तालमेल स्थापित नहीं करेंगे तो हम अकेले हो जाएंगे। अकेले होने के कारण हमको हर जगह जब कहीं किसी चीज़ की पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो कोई हमको अपने कार्य के लिए बताएगा ही नहीं, है ना। और हमको कार्य में भी हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम किसी से पूछ नहीं पाएंगे तो कार्य भी हम आगे अपना बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए आपस में तालमेल के लिए समन्वय का विशेष महत्व है। अब आ जाते हैं हम यह एकजुट कार्य। मतलब कहीं भी हम यदि काम करते हैं और एकजुट होकर काम करते हैं तो कार्य क्या होता है, अधिक कुशल और अधिक ज़्यादा होता है। जैसे कि यदि हमने कोई कार्य गड्ढा खोदने का दिया है, यदि एक व्यक्ति को काम को दिया है और वही काम दूसरे 10 व्यक्ति को दिया है तो वो 10 दिन होने वाला कार्य 2 दिन में ही संपन्न हो जाता है ना। तो इसको कहते हैं एकजुट कार्य। मतलब एकजुट होकर यदि हम कोई काम करते हैं तो वो काम जो है वो अति शीघ्र संपन्न हो जाता है। अब है विभागीय अंतर आश्रितता। विभागीय, जैसे हमने पहले आपको पढ़ाया विभागीय स्तर पढ़ाया है ना, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। अब हर स्तर, हर भी जो विभाग होते हैं ना उनके अलग अलग काम होते हैं, हर विभाग के अलग अलग काम होते हैं। तो विभाग स्तर ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर वाला है वो पहले काम कर ले, बीच वाला बाद में काम करे, निचले स्तर वाला फिर बाद में काम करे, उसके बाद काम करे। तो ऐसा कार्य संभव कदाचित नहीं है। केवल जो उच्च स्तरीय काम है जो होता है वो केवल कार्य का निर्देश देते हैं, लेकिन कार्य किसको करना पड़ता है, निचले स्तर को करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी जो विभाग होते हैं ना अलग अलग, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं विभागीय अंतर आश्रितता। ठीक है, अब होता है संघर्ष में कमी। जब हम कोई भी कार्य मिलजुल के करते हैं तो आपस में हमारे बीच क्या होगा, संघर्ष में कमी आएगी। यदि हम मिल के आपस में काम नहीं करेंगे तो हमारा काम क्या है, अत्यंत कम गति से और अत्यंत कम होगा, जिससे कि हमको ऊपर वाले से ही बात सुनना पड़ेगी,
अब हमारा कम काम करेंगे तो हमको सभी की दृष्टि में हम क्या हो जाएंगे कि हमसे काम नहीं बनता है, और यदि संघर्ष स्थापित करेंगे तो आपकी हर व्यक्ति से दुश्मनी हो जाएगी। तो जब तक हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो काम अत्यधिक नहीं होगा। यदि हम आपस में एकता बना के काम करेंगे तो कार्य अति शीघ्र और जल्दी और ज़्यादा होता है। मतलब हमें ये संघर्ष की भावना नहीं होना चाहिए। कभी भी कहीं भी हम काम कर रहे हैं तो हमको किसी भी व्यक्ति के प्रति संघर्ष की भावना नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं संघर्ष में कमी समन्वय के लिए विशेष महत्वकारी होती है। अब होता है सिनर्जी प्रभाव। सिनर्जी प्रभाव मतलब एक के बाद एक दूसरा जो काम करता है उसका उसके कार्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अब कोई भी काम कभी भी नीचे से ऊपर की ओर शुरुआत करते, ऊपर से नीचे की ओर नहीं किया जा सकता। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यदि कोई पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, गड्ढा खोदना पड़ता है। गड्ढा खोदने के बाद उस पर हम पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने के बाद उस पर हम मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालने के बाद उस पर हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम सीधे पेड़ लगा के उस पर सीधे ही पानी डाल दें तो क्या होगा, वो काम संपन्न अच्छे से नहीं होगा और जो पौधा है वो सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा, क्योंकि जब हम उस पर पानी डालेंगे तो वो पानी क्या अत्यधिक उसमें भर जाएगा और उससे क्या होगा, मिट्टी नहीं रहेगी तो मिट्टी जो बिना मिट्टी के वो बह जाएगा और पानी उसका जो है वो रुकेगा नहीं। जब उससे मिट्टी नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो पौधा ठीक ढंग से नहीं लगेगा। इसीलिए इसको कहते हैं सिनर्जी प्रभाव। मतलब क्रमानुसार यदि हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमको सफलता मिलती है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए दूसरा ले लीजिए, यदि आपको परीक्षा आती है, यदि आप एकदम से सोचें कि हम उसी दिन सारी पढ़ाई कर लें तो यह संभव नहीं होता। हमको शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके याद करना आवश्यक होता है, क्योंकि एक दिन में ही हमारे मस्तिष्क में समस्त बातें नहीं घुसती हैं। जिस प्रकार पढ़ाई के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं। कॉपी में पहले हमको लिखना पड़ता है, लिखने के बाद हम उसकी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद हम उसका एग्ज़ाम देते हैं। यदि हम सोचें कि हम बिना कॉपी बनाए ही पढ़ लें तो ये कार्य क्या होता है, संभव नहीं होता है। इसलिए इसको कहते हैं सिनर्जी प्रभाव। तो हमने देखा ये समन्वय के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, अर्थात ये समन्वय के महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला कौन सा, अनेकता में एकता। दूसरा विरोधाभासी लक्ष्य। तीसरा तालमेल। चौथा एकजुट कार्य। पांचवा विभागीय अंतर आश्रितता। छठवां संघर्ष में कमी। सातवां सिनर्जी प्रभाव। तो ये आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, आपकी बुक में भी इसको दिया हुआ है। इसके पहले हमने पढ़ाया था समन्वय क्या होता है, समन्वय का आशय, उसकी विशेषताएं और उसकी दो परिभाषा, कोई भी दो परिभाषा है राइटर की, किसी भी दो राइटर की परिभाषा जो होती है वैज्ञानिकों की, वो आपको अपनी कॉपी में अवश्य मतलब लिखना है। और समन्वय का महत्व, अनेकता में एकता, विरोधाभासी लक्ष्य, तालमेल, एकजुट कार्य, विभागीय अंतर आश्रितता, एक दूसरे के विभाग एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, संघर्ष में कमी, सिनर्जी का प्रभाव। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि समन्वय क्या होता है। मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति को ही हम समन्वय कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसका आगे का आपको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे।